Good morning, students. Welcome to the class. This class is for the discussion of the solution of the IIT JEE mains paper, that is evening session 25th Jan. Let's start the discussion. First question is there on the screen. Let's start. So the question says the resistance of a wire is 5 ohm if new resistance in ohm if it is stretched 5 times of its original length will be. तो एक वायर है, सिंपल सी बात है, उसका रेजिस्टेंस जो है 5 ओम का है। आपको यहाँ पर दिया गया है कि 5 ओम का आपका रेजिस्टेंस है वायर का, ठीक है। तो अब न्यू रेजिस्टेंस निकालना है, जबकि उसको स्ट्रेच कर दिया गया है 5 गुना अपनी लेंथ का। तो आपको फंडामेंटल फार्मूला पता है कि अगर n टाइम्स किसी वायर को स्ट्रेच कर दिया जाता है तो रेजिस्टेंस n स्क्वायर टाइम्स हो जाता है। सो वी विल गेट कि भाई रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा। तो 5 गुना उसकी लेंथ हो गई है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे, तो 5 का स्क्वायर इंटू जो भी रेजिस्टेंस ओरिजिनल था आर नॉट, तो कुल मिला के 25 इंटू 5 125। तो ऑप्शन जो है फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। ये फार्मूला बहुत सिंपल सा है, बच्चों को पढ़ाया जाता है, आपको भी पढ़ाया गया होगा कि जब भी किसी लेंथ को आप बढ़ाते हो n टाइम्स तो रेजिस्टेंस जो है n स्क्वायर टाइम्स हो जाता है। तो उसी का एप्लीकेशन है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ए पॉइंट चार्ज ऑफ 10 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट ओरिजिन, ठीक है। एट व्हाट लोकेशन ऑन द एक्स एक्सिस शुड ए पॉइंट charge of 40 microcoulomb is placed so that the net electric field is 0 at x is equal to 2 centimeter on the x axis। ठीक है, तो एक इस तरह का फिगर है, ये आपका एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे आपने ये 10 माइक्रोकूलम का जो चार्ज है ये आपने जो है यहाँ पर रखा हुआ है ओरिजिन पे, ठीक है। और फिर उसके बाद एक 40 माइक्रोकूलम का चार्ज कहाँ पर एक्स एक्सिस पे रखें ताकि जो पी पॉइंट है, यानी कि एक्स इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर वाला जो पॉइंट है वो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है इस सवाल में, बहुत सिंपल सवाल है। यहाँ पर हमें पी पॉइंट पे एक ये 10 माइक्रोकूलम की इलेक्ट्रिक फील्ड और 40 माइक्रोकूलम की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के इक्वेट कर देनी है। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला मालूम है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। सो के इंटू क्यू, क्यू इज 10 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है। फिर यहाँ पर ये डिस्टेंस मान लीजिए x था जो हमें निकालना है, कितनी दूरी पर होगा 40 कूलम माइक्रोकूलम का चार्ज, तो उसकी p से दूरी हो जाएगी x-2, क्योंकि ये डिस्टेंस 2 है, ये पूरा x है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा x-2, तो x-2 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए x के लिए, 6 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। तो 6 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। Let's proceed. Question number 3. According to the law of equipartition of energy, the molar specific heat of capacity of diatomic gas. अब डायटोमिक गैस की मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है आपको बतानी है कांस्टेंट वॉल्यूम वाली सीवी, आपको सीवी बतानी है। लेकिन आपको यह भी कंसीडर करना है कि उसके पास एक वाइब्रेशनल मोड ज्यादा है, ठीक है। जनरली क्या होता है डायटोमिक गैस में, डायटोमिक गैस में जनरली क्या होता है, 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, ठीक है। 2 रोटेशनल वाली होती हैं और 3 जो आपकी होती हैं वो ट्रांजिशनल होती हैं, तो कुल 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती हैं। लेकिन एक एडिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम वाइब्रेशनल वाली ऐड कर दी गई है, तो उसकी कुल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएंगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि सीवी हो जाएगा 5r/2। तो ये तो होता ही था कि 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती थी ईच कंट्रीब्यूटिंग r/2, ठीक है। तो उसमें आपने 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम वाइब्रेशनल वाली ऐड कर दी, लेकिन वाइब्रेशनल मोड 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम के बराबर होता है। एक वाइब्रेशनल मोड 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम के बराबर होता है, ये आपको याद होना चाहिए था। तो एक वाइब्रेशनल मोड जो होता है हमेशा 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम के बराबर होता है। तो एक इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी जो है 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम हाफ आर कंट्रीब्यूट करती है, तो 2 इंटू हाफ आर, कुल मिला के हो गया 7r/2। तो ये आपका जो है ऑप्शन 2 आपको आंसर में दिख गया, ठीक है। लेट्स प्रोसीड। क्वेश्चन नंबर 4. Two objects are projected with the same velocity u, making an angle different angle alpha beta, ठीक है, with the horizontal। तो अल्फा प्लस बीटा इज 90 हमको दिया हुआ है, तो रेशियो ऑफ हॉरिजॉन्टल रेंज। अब बच्चा आपको पता होना चाहिए कि भाई जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अल्फा और बीटा होते हैं, जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अल्फा और बीटा होते हैं और अल्फा प्लस बीटा जब 90 होता है, तो ये किसकी कंडीशन होती है, ये कंडीशन होती है
R1 इज इक्वल टू R2, रेंज बराबर हो जाती हैं, रेंज बराबर हो जाती हैं, क्योंकि आप देखिए रेंज का फार्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ये रेंज का फार्मूला होता है। तो अगर आपने थीटा की जगह अल्फा रखा तो 2 अल्फा हो जाएगा। फिर एक रेंज R1 मान लीजिए प्रोपोर्शनल टू साइन 2 अल्फा हो गई, क्योंकि एक का एंगल अल्फा है। दूसरा एंगल जो है वो बीटा है, विच इज इक्वल टू 90 माइनस अल्फा, करेक्ट ना? सो दूसरी रेंज जो प्रोपोर्शनल होगी वो हो जाएगी साइन ऑफ 2 टाइम्स 90 माइनस अल्फा, इसके प्रोपोर्शनल। लेकिन ये तो साइन 2 अल्फा के बराबर होता है, ट्रिग्नोमेट्री, ये साइन 2 अल्फा के बराबर होता है, तो दोनों रेंज बराबर होती है। तो इसका मतलब इसका आंसर जो होना चाहिए वो 4 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए, ठीक है? इसका आंसर 4 होना चाहिए, ठीक? सो मार्क कर लेते हैं, ठीक है? सो लेट्स प्रोसीड। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 आपको मैच करनी है। गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फैराडेज लॉ, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ। तो ये सारी आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाले चैप्टर में जो मैक्सवेल्स की इक्वेशन है, ये सारी मैक्सवेल की इक्वेशन है। और अगर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थोड़ा कमजोर भी है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर से ये फंडामेंटल इक्वेशंस आपको पता है, तो इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसी चीज का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। भाई गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होगा? गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा इंटीग्रल ई डॉट डी एस डॉट डी इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ए का 4 हो गया, तो ए का 4 कहाँ है भाई? ए का 4 सिर्फ एक ऑप्शन में है, चौथे में, ठीक है? तो ए का 4 आपका सिर्फ एक ऑप्शन में है, चौथे में। तो आपका चौथा ही सही होना चाहिए, बाकी आप क्या चेक कर लीजिए। फैराडे लॉ क्या होता है? फैराडे लॉ होता है इंटीग्रल ई डॉट डी एल, मतलब कि जो पोटेंशियल होता है इंटीग्रल ई डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बी बाई डी टी। गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म बी डॉट डी ए इज इक्वल टू जीरो, और एम्पियर मैक्सवेल लॉ इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, और ये आपका डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है? तो ये आपका सारा बन गया, और ये ऑप्शन नंबर 4 से मैच कर गया। देखिए ए का हो गया आपका चौथा, तो ए का चौथा हो गया, बी का पहला हो गया तो बी का पहला हो गया, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म सेकंड हो गया तो अ, सी का सेकंड हो गया, और डी का थर्ड हो गया, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। सो लेट्स प्रोसीड। A wire of length 1 मीटर मूविंग विद a velocity of 8 मीटर पर सेकंड, एक वायर है जिसकी लेंथ 1 मीटर है और वो 8 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और वो मूव ऐसे कर रहा है कि दैट इज मूवमेंट इज राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड 2 टेस्ला। मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ, यानी इमोशनल ईएमएफ का सवाल हो गया। बिटवीन द एंड्स ऑफ द वायर, तो ऑब्वियसली यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए कि जो मोशनल ईएमएफ होता है उसका फार्मूला होता है बीएलवी, प्रोवाइडेड वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द वायर। यहाँ पर वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन ये वेलोसिटी वायर के लेंथ के साथ क्या रिलेशन है इसका कुछ इसमें जिक्र नहीं किया गया है। तो विल एज्यूम दैट की वेलोसिटी जो है वो लेंथ ऑफ द वायर के परपेंडिकुलर है। तो उस केस में आपको मालूम है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ का फार्मूला बीएलवी होता है, मोशनल ईएमएफ कहते हैं इसको। तो बी की वैल्यू आपको दी गई है 2, और वी की वैल्यू दी गई है 8, और एल की वैल्यू दी गई है 1। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए और आपको 16 वोल्ट आंसर आ जाएगा, विच इज फर्स्ट ऑप्शन। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, द डिफ्लेक्शन इन द कॉइल इज 0.05 रेडियंस। तो रेडियन में आपको डिफ्लेक्शन दिया है, और करंट जो पास हो रहा है उसमें से 10 मिली एम्पियर का पास हो रहा है, ठीक है? तो करंट आपको दिया है और आपको कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है ये दिया है। इफ द टॉर्सनल कांस्टेंट ऑफ द सस्पेंशन वायर इज 4 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन मीटर रेडियन पर सेकेंड। अब इस यूनिट को देखिए कायदे से, इस यूनिट को देखिए, तो अगर ये वाली यूनिट में मैं रेडियन मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे टॉर्क मिल जाएगा। इस वाली क्वांटिटी में अगर मैं रेडियन मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे टॉर्क मिल जाएगा, ठीक है? अब मुझे टॉर्क मिल गया, अब वो टॉर्क किसके बराबर होना चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड और कॉइल मूवमेंट में एनआईए के बराबर, ठीक है? ठीक है, तो एन आई ए बी के बराबर होना चाहिए। तो एन आपको दिया हुआ है 200, आई
दिया हुआ है 10 मिली एम्पियर, एरिया आपको निकालना है, ए निकालना है, बी आपको दे दिया। तो यही है इस सवाल में करना है कि टॉर्क इज इक्वल टू के थीटा होता है, तो के की वैल्यू हमको दी है, थीटा की वैल्यू भी हमको दी है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये टॉर्क आ गया आपका। टॉर्क होता है एन आई ए बी के बराबर, उसको इक्वेट कर दिया, एन दिया है 200, आई दिया है 10 मिली एम्पियर, बी दिया है 10 टू पावर माइनस 2 टेस्ला, और एरिया आपका आ गया 10 टू पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि आंसर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में पूछा जा रहा है। तो आंसर 1 हो गया, तो ऑप्शन नंबर 2 हो गया। ठीक। The distance between the distance traveled by a particle is related to time t as x 4 t square. ठीक है, ये रिलेशन आपको दी है। द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट टी इज इक्वल टू 5 सेकंड। इससे आसान सवाल नहीं हो सकता, खाली एक बार आपको डिफरेंशिएट करना है। वेलोसिटी इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी होता है, तो 4t स्क्वायर को अगर डिफरेंशिएट करोगे 8t आएगा, टी की वैल्यू 5 डाल दो, 40 आ गया, तो 40 आ गया, तो ऑप्शन नंबर 4। बात आ गई समझ में? आगे चलते हैं। ए पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन बिटवीन एक्स इज इक्वल टू माइनस ए से प्लस ए के बीच में। इफ द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू गो फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू 0 टू ए बाई 2 is 2 सेकेंड, then the time taken by the particle in going from x is equal to a by 2 to a। देखिए सिंपल सी बात है कि एक पार्टिकल है आपके पास, उसकी एसएचएम करने की इक्वेशन आप लिख लीजिए, सिंपल है, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ठीक, आप पहले वो फाइंड कर ली, वो टाइम फाइंड कर लीजिए जिसमें कि वो ए बाई 2 में पहुंचा। ए बाई 2 पे कब पहुंचेगा? मान लीजिए टी डैश टाइम उसको लगा 0 से ए बाई 2 जाने में 2 सेकंड दिया हुआ है, 2 सेकंड उसकी वैल्यू दी हुई है, लेकिन वो टाइम हमें ओमेगा के टर्म्स में चाहिए, टाइम पीरियड से रिलेट कराने के लिए। ठीक है, तो टी डैश की वैल्यू कितनी होनी चाहिए वो हमें पता करनी है, एक्स की वैल्यू ए बाई 2 रख दीजिए, तो हो जाएगा ए बाई 2 ए साइन ओमेगा टी, जहां पर ए जो है आपका एम्पलीट्यूड है। सॉल्व करिए, टी डैश की वैल्यू आ जाएगी पाई बाई 6 ओमेगा। अब ये पाई बाई 6 ओमेगा टी डैश की वैल्यू आ गई, लेकिन यही टाइम हमको 2 सेकंड दिया हुआ है, तो 2 सेकंड यहां पर रख दीजिए, तो पाई बाई ओमेगा की वैल्यू आ गई 12 सेकंड। पाई बाई ओमेगा की वैल्यू आ गई 12 सेकंड। अब हमें टाइम चाहिए 0 से ए तक जाने के लिए। अब हमें टाइम चाहिए 0 से ए तक जाने के लिए, 0 से एम्पलीट्यूड तक जाने के लिए इसको लगता है टाइम पीरियड का 1/4। तो टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाई ओमेगा, 4 से डिवाइड करोगे पाई बाई 2 ओमेगा, यानी कि पाई बाई 2 ओमेगा, अगर पाई बाई ओमेगा की वैल्यू 12 सेकंड है, तो पाई बाई 2 ओमेगा की वैल्यू 6 सेकंड हो गई। यानी 0 से ए जाने के लिए इसको 6 सेकंड का टाइम लग रहा है, और 0 से ए बाई 2 जाने के लिए इसको 2 सेकंड का टाइम लग रहा है। बात समझ में आ गई? 0 से ए बाई 2 जाने के लिए इसको 2 सेकंड का टाइम लग रहा है, 0 से ए जाने के लिए इसको 6 सेकंड का टाइम लग रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ए बाई 2 से ए जाने में कितना टाइम लगेगा, तो टी बाई 4 शुड बी इक्वल टू टी डैश 0 से ए का टाइम, टी डबल डैश ए बाई 2 से ए का टाइम, टी डबल डैश, यही टी डबल डैश आपको निकालना है। ये आपको दिया है 6, टी डैश दिया है 2, 6 में से 2 गया 4, तो टी डबल डैश की वैल्यू हो गई 4, तो 4 आंसर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अब ये सवाल थोड़ा-सा थ्योरेटिकल। एवरी प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। ठीक है, एवरी प्लैनेट अराउंड द सन इलिप्टिकल ऑर्बिट में ट्रेवल करते हैं। तो ये 4 स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं। ठीक है, ये 4 स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं। इन 4 स्टेटमेंट्स में से आपको ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, इन 4 स्टेटमेंट को पढ़ के आपको ये बताना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो देख लेते हैं, एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में चल रहा है। द फोर्स एक्टिंग ऑन ए प्लैनेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सन। तो फोर्स एक्टिंग ऑन द प्लैनेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सन। ऑब्वियसली, ऑब्वियसली आपको मालूम है कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू कैपिटल जी, मास ऑफ द प्लैनेट, मास ऑफ द सन, ठीक है, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर होता है। तो फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम हो गया। ये प्रोपोर्शनल नहीं होगा, ये इक्वल टू होगा। ठीक है, ये प्रोपोर्शनल नहीं होगा, इक्वल टू, क्योंकि मैंने कांस्टेंट यहां डाल दिया।
ठीक है? तो फोर्स इज़ प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर हो गया। ये तो सही हो गया। द फोर्स एक्टिंग ऑन द प्लैनेट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस। ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो बी वाला गलत हो गया। सी है सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन द प्लैनेट इज़ डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सन। तो सेंट्रीपिटल फोर्स अवे फ्रॉम द सन तो होता नहीं है, टुवर्ड्स द सन होता है, क्योंकि सन के अबाउट ही चक्कर काटते हैं। तो सन के तरफ ही होगा, और वैसे भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है? तो वो टुवर्ड्स द सन होगा, अवे फ्रॉम द सन नहीं हो सकता। तो ए सही हो गया, बी और सी गलत हो गए। डी ऑप्शन है द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ द रिवॉल्यूशन ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्टिकल ऑर्बिट। ये केपलर का लॉ है। ये केपलर का लॉ ऑफ पीरियड्स है। ठीक है? तो ये केपलर का लॉ ऑफ पीरियड्स है। ठीक है? तो आपका ए सही हो गया, आपका डी सही हो गया। तो ए और डी ऑप्शन आपके सही हो गए। ठीक है? तो ए और डी ऑप्शन सही हो गए। तो यहाँ पे ऑप्शंस लिखे हुए नहीं है, तो आप चेक करोगे तो फोर्थ ऑप्शन जो है वो ए एंड डी था। फोर्थ ऑप्शन जो है वो ए एंड डी था। तो आपका जो ए एंड डी है वो करेक्ट हो गया, बी और सी गलत हो गया। तो ए एंड डी ऑप्शन 4 था। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो गया। बात समझ में आ रही है? ठीक है, लेट्स प्रोसीड। तो यहाँ पे 4 स्टेटमेंट, मतलब 2 स्टेटमेंट दिए हैं, उसके स्टेटमेंट के बेसिस पे आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। व्हेन ए एसआई सैंपल इज डोप्ड विद बोरॉन, इट बिकम्स ए पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है? तो एसआई को आपने बोरॉन से डोप कर दिया, तो जो है क्या कहते हैं, वो पी टाइप होगा, ऑब्वियसली पी टाइप होगा, क्योंकि बोरॉन एक ट्राइवेलेंट एटम है। ठीक है? व्हेन डोप्ड विद आर्सेनिक, ये पेंटावेलेंट हो गया आर्सेनिक, तो एन टाइप बनाएगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो व्हेन डोप्ड विद आर्सेनिक इट बिकम्स एन टाइप सेमीकंडक्टर सच दैट पी हैज एक्सेस होल, एन हैज एक्सेस इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो बोरॉन है वो ट्राइवेलेंट है, तो वो पी टाइप बनाएगा। आर्सेनिक जो है पेंटावेलेंट है, तो वो एन टाइप बनाएगा। और पी टाइप में एक्सेस होल होते ही हैं, एन टाइप में एक्सेस इलेक्ट्रॉन होते ही हैं। तो ये आपका बिल्कुल सही बात है। लेकिन ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं, मतलब ऑप्शन नंबर 2 कह रहा हूँ, स्टेटमेंट नंबर 2 देखते हैं। स्टेटमेंट नंबर 2 में when such p type and n type semiconductors are fused to make a junction, a current will automatically flow which is detected externally with an connected emitter। ये गलत बात है, क्योंकि देखिए जब फ्यूज किया जाता है पीएन जंक्शन को, तो एक बैरियर वोल्टेज आता है, और बैरियर वोल्टेज की वजह से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का जो फ्लो होता है वो रुक जाता है। ठीक है? तो ऑब्वियस सी बात है कि जब जंक्शन बनाया जाता है तो ऑटोमेटिकली करंट फ्लो होने की बात नहीं हो सकती, जब तक कि आप उस बैरियर वोल्टेज को ओवरकम ना कर लें। तो स्टेटमेंट नंबर 1 ट्रू है, स्टेटमेंट नंबर 2 फॉल्स है। तो आपका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हम इसमें मार्क कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 हो गया। ठीक है? आगे चलते हैं। मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। तो आपको 4 प्रोसेस यहाँ पे दी गई हैं और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई हैं। आपको इन दोनों को मैच कराना है। तो देखिए आइसोथर्मल प्रोसेस की बात अगर हम करते हैं, तो अगर हम आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करते हैं, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये सही हो गया। तो ए का सेकंड वाला सही हो गया। तो ए का सेकंड, तो ए फर्स्ट ऑप्शन सही हो सकता है या फोर्थ ऑप्शन सही हो सकता है। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्यू 0 होता है, और तो हम लोग लेंगे Q प्लस W जो है वो 0 है। तो यानी कि जो है वर्क डन ऑफ द गैस डिक्रीजेस द इंटरनल एनर्जी, मतलब कि जो U है उसका साइन और डेल्टा डब्ल्यू का साइन जो है वो अपोजिट होगा। ठीक है? तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए तो होगा ही होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर वर्क डन जो है बाय द गैस है पॉजिटिव है, तो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी होगी, क्योंकि आपको मालूम है एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, मैं एक क्वेश्चन लिख के दिखा देता हूँ कि एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है। एडियाबैटिक प्रोसेस में आपका जो है डेल्टा क्यू जो है वो जीरो हो जाता है, तो डेल्टा यू जो है प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ये आपका फर्स्ट लॉ होता है। तो ये वाला टर्म अगर आपका जीरो चला गया, तो ये डेल्टा यू जो है वो डेल्टा डब्ल्यू के साथ मिल के जीरो देगा। इसका मतलब डेल्टा यू जो है वो माइनस ऑफ डेल्टा डब्ल्यू हो गया। यानी कि अगर डेल्टा डब्ल्यू आपका पॉजिटिव है तो यू जो है नेगेटिव आएगा, यानी वर्क डन बाय द गैस डिक्रीजेस द इंटरनल एनर्जी। तो आपका जो बी है उसका फर्स्ट हो गया। तो बी का फर्स्ट यहाँ पर है, बी का फर्स्ट है, ए का 2 है, तो 1 और 4 अभी भी साथ में चल रहे हैं। बाकी दोनों ऑप्शन गलत हो चुके हैं। आगे चलते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस, नो वर्क डन।
आइदर बाय द गैस और ऑन द गैस, नो वर्क डन, क्योंकि वहाँ पर वॉल्यूम चेंज नहीं करता। तो सी का जो है फोर्थ होगा, तो सी का फोर्थ होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 क्लियरली सही होता होगा। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो क्लियरली सही है, क्योंकि ए का 2 है वहाँ पर, बी का 1 है, और जो है क्या कहते हैं सी का 3 है, सी का जो है आपका 4 है, सी का 4 है। तो ए का 2 है, बी का 1 है, सी का 4 है, ठीक है। आइसोबारिक भी देख लेते हैं। आइसोबारिक में द हीट एब्जॉर्ब्ड गोज़ पार्टली टू द इंक्रीज इंटरनल एनर्जी एंड पार्टली टू डू द वर्क। ऑब्वियसली जो हीट वहाँ पर मिल रही है, कुछ उसकी इंटरनल एनर्जी में भी आएगा और कुछ उसका जो है क्या कहते हैं वर्क करने में जाएगा। ये बिल्कुल सही बात है। तो डी का जो है थर्ड हो गया। तो आप करेक्टली अगर मैच करो इसको, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका सही से मैच हो रहा है। तो लेट्स पुट ए मार्क ऑन टू इट कि ऑप्शन नंबर 1 जो है मेरा सही होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहाँ पर 2 लिस्ट मैच करनी है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। यहाँ पर जो है यूनिट्स एंड डायमेंशन का सवाल है ये। तो यूनिट डायमेंशन आपको इसमें मैच करनी है, तो अच्छी बात है, चलिए मैच करते हैं। यंग्स मॉडुलस होता है, यंग्स मॉडुलस का जो डायमेंशन होता है, वो प्रेशर का डायमेंशन होता है, ठीक है। यंग्स मॉडुलस का जो डायमेंशन होता है, वो प्रेशर का डायमेंशन होता है। तो आप देख सकते हो कि जब यंग्स मॉडुलस का डायमेंशन जो है आपका प्रेशर का डायमेंशन होता है, तो ए का जो है थर्ड वाला हो जाएगा, ए का थर्ड वाला हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो है आपकी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो है बी का फर्स्ट वाला हो जाएगा, बी का फर्स्ट वाला हो जाएगा। प्लैंक्स कांस्टेंट जो है आपका सेकंड वाला हो जाएगा, प्लैंक्स कांस्टेंट आपका सेकंड हो जाएगा। और जो वर्क फंक्शन है वो फोर्थ हो जाएगा, जो वर्क फंक्शन है वो फोर्थ हो जाएगा। यानी इस 13 क्वेश्चन का जो फर्स्ट ऑप्शन है यही करेक्टली मैच करता है, तो आप इसका आंसर फर्स्ट वाला दे सकते हो, ठीक है। तो ये आपका 13th वाला सवाल हो गया। 14th में द रेल लाइट रे फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट हैज़ बीन रिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स एन ऑब्जर्वर यूजिंग ए स्टैंडर्ड फ्लैट मिरर। तो आप एक प्लेन मिरर ले रहे हो और उसके सामने एक ऑब्जर्वर आपने खड़ा कर दिया है, और ऑब्जेक्ट से जो लाइट रे इंसिडेंट हो रही है मिरर पे, वो रिफ्लेक्ट होकर टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर आ रही हैं, ठीक है। द इमेज जो कि बनेगी उस ऑब्जर्वर की, उन चारों ऑप्शन में से कौन-सा मोस्ट एप्रोप्रिएट है? रियल नहीं, ऑब्जर्वर आपका रियल है, तो इमेज आपकी वर्चुअल बनेगी, ठीक? इरेक्ट, ऑब्वियसली अ, इरेक्ट तो होगी, इरेक्ट होगी, ठीक है? तो इरेक्ट होगी। और इसके अलावा जो है क्या कहते हैं अ स्मॉलर साइज़ देन द ऑब्जेक्ट, नहीं, सेम साइज़ की बनती है। लैटरली इन्वर्टेड, प्लेन मिरर में लैटरल इन्वर्जन होता ही है। तो बी और डी ऑप्शन जो है आपका जो है क्या कहते हैं सही हो गया। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो गया कि ऑप्शन नंबर 3 में बी और डी है, ठीक है। रियल हो नहीं सकती, रियल बनती नहीं है रियल ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। और वर्चुअल बनती है रियल ऑब्जेक्ट की इमेज प्लेन मिरर में, और स्मॉलर देन द साइज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट हो नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पर सेम साइज़ की इमेज बनती है। तो बी और डी ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पर लिस्ट मैच करनी है, ये आपको डेटा याद होना चाहिए अपनी एनसीईआरटी से। ये सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन का सवाल है, जिसमें कि आपको जो स्पेस वेव और स्पेस कम्युनिकेशन वाला चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, उसमें आपको ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, थर्मोस्फियर, ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं, तो ये आपको वैसे ही याद होना चाहिए। इसमें आपको चौथा ऑप्शन जो है सही है, ए का 3 है, बी का 4 है, सेकंड सी का है, और फिर उसके बाद डी का 1 है। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही है, ठीक है। ये वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए, प्योरली थ्योरेटिकल सवाल है, ठीक है। यहाँ पर 16वां सवाल आ गया। द ग्राफ बिटवीन टू टेम्परेचर स्केल्स पी एंड क्यू आर शोन। Between the upper fixed point and the lower fixed point, there are 150 equal divisions on scale P and 100 divisions on the scale Q. The relationship between conversion of one scale to another is. अब आपको स्केल कन्वर्जन्स में पढ़ाया गया होगा टेम्परेचर स्केल्स। सीधी सीधी बात है, दो टेम्परेचर स्केल आपके पास हैं, अगर ए और बी, सिंपल सा फार्मूला है, टेम्परेचर इन ए माइनस द लोअर पॉइंट इन ए divided by the higher point minus the lower point in A is equal to temperature in B minus the lower point in B divided by higher point in B माइनस द लोअर पॉइंट इन बी।
ये फ़ॉर्मूला होता है कन्वर्ज़न का। तो यहाँ पे 2 स्केल्स हैं इसी तरीके से P और Q, तो यही रिलेशन यहाँ पे बिठा दीजिए। तो टेम्परेचर ऑफ P माइनस द लोअर पॉइंट ऑफ P, तो इस ग्राफ को देखिए, लोअर पॉइंट ऑफ P क्या है? लोअर पॉइंट ऑफ P यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पे मैं वो लगाता हूँ, अ, ये जो हायर पॉइंट P है 180 है। देखिए हायर पॉइंट P 180 है, लेकिन ये शुरू कहाँ से हुआ है? ये टोटल आपकी लेंथ 180 है, लेकिन ये डिवीज़न जो है 150 है। तो ये शुरू हुआ होगा 30 से। ये यहाँ 30 से शुरू हुआ होगा, तभी तो 150 डिवीज़न करके ये 180 पर चला गया। तो ये 30 से शुरू हुआ होगा। तो टीपी माइनस द लोअर पॉइंट आपकी क्या है? लोअर पॉइंट जो आपका है वो है 30, ठीक? डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे कितना डिवीज़न है? 180 हायर पॉइंट है और 30 आपका लोअर पॉइंट है। तो टीपी माइनस 30 डिवाइडेड बाय 180 माइनस 30, और यहाँ पे हो गया टीक्यू, और इसका टीक्यू का लोअर पॉइंट क्या है? 0। सो लोअर पॉइंट है 0, और इसका जो हायर पॉइंट है वो कहाँ पर है? ये 100 पर है। सो इट इज़ 100 माइनस 0, ये रिलेशन होती। ठीक है, तो ये रिलेशन कहाँ पे ट्रू बैठ रही है? ये रिलेशन ऑप्शन 1 में ट्रू बैठ रही है। ये रिलेशन ऑप्शन नंबर 1 में ट्रू बैठ रही है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। द एनर्जी लेवल्स ऑफ एन एटम आर शोन इन द फिगर। तो ये एनर्जी लेवल ऑफ द एटम आपको फिगर में शो कर दी गई हैं। ठीक है, एनर्जी लेवल्स हैं, ए का ट्रांजिशन हो रहा है 1 से 2, बी का हो रहा है 1 से 3, 2 से 3 सी, और 1 से 4 जो है आपका ट्रांजिशन हो रहा है डी में। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशंस विल रिजल्ट इन एन एमिशन ऑफ ए फोटोन 124.1 नैनोमीटर। तो 124.1 नैनोमीटर की ट्रांजिशन मतलब वेवलेंथ किस ट्रांजिशन में निकलेगी? तो आपको मालूम है कि वो फोटोन की एनर्जी होती है एच सी बाई लेमडा। ठीक है, तो लेमडा की वैल्यू आपको दे दी, एच की वैल्यू आपको दे दी, सी की वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁸ तो एच सी बाई लेमडा यूज करके एनर्जी निकाल लीजिए, और वो एनर्जी निकलनी चाहिए ईवी में। ठीक है, वो एनर्जी निकलनी चाहिए ईवी में। सो एनर्जी इन ईवी विल बी इक्वल टू एच सी बाई लेमडा, और ये जूल में निकलती, इसलिए ई से डिवाइड कर देंगे ताकि ये ईवी में आ जाए। तो ये जो एनर्जी आ रही है, ये वैल्यू आ रही है लगभग लगभग 10 ईवी के बराबर। ये जो एनर्जी आ रही है, ये आ रही है लगभग लगभग 10 ईवी के बराबर। तो कौन से ट्रांजिशन से गिरना चाहिए? डी ट्रांजिशन से गिरना चाहिए। तो 17 का आंसर जो है आपका 3 नंबर हो जाएगा, डी। और समझ में आ रही है? आगे चलते हैं। Given below are the two statements. Stopping potential in a photoelectric effect does not depends on the power of the light source. Obviously stopping potential maximum kinetic energy से relate करता है, तो वो power of the light source से depend नहीं करता, तो statement 1 जो है true हो गया। ठीक है, स्टेटमेंट 1 जो है आपका ट्रू हो गया, तो स्टेटमेंट 1 आपकी करेक्ट हो गई। स्टेटमेंट 2, फॉर ए गिवन मेटल द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट। ऑब्वियसली वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट पे डिपेंड करती है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया, ऑप्शन नंबर 2 भी सही हो गया, यानी स्टेटमेंट नंबर 1 भी सही हो गया, स्टेटमेंट नंबर 2 भी सही हो गया। ऑप्शन नहीं, स्टेटमेंट, सॉरी। तो स्टेटमेंट नंबर 1 भी सही हो गया, स्टेटमेंट नंबर 2 भी सही हो गया। तो 1 और 2 जो है स्टेटमेंट दोनों सही हो गए, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका इसका करेक्ट आंसर बन गया। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है हम मार्क कर लेते हैं, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 का बन चुका है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 19वां सवाल, कंसीडर ए ब्लॉक केप्ट ऑन ए इंक्लाइन प्लेन। ये इंक्लाइन प्लेन रफ है, ठीक है। तो इसको ब्लॉक को अप पुश करने के लिए जितना फोर्स चाहिए वो दुगना है डाउन खींचने के लिए, ठीक है। तो इसको डाउन खींचने के लिए जितना जो है क्या कहते हैं पुशअप करने के लिए जितना फोर्स चाहिए वो जो है क्या कहते हैं दुगना है फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट प्रिवेंट इट टू स्लाइड डाउन। मतलब कि इसको अगर आप जस्ट अबाउट पुशअप करोगे ना, तो जो फोर्स आने वाला है वो दुगना है जितना इसको स्लाइड डाउन में प्रिवेंट करने के लिए जितना फोर्स चाहिए उसका। ठीक है, तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बताना है दोनों के बीच में कितना होगा। तो एक सिंपल सी रिलेशन है कि जब इसको देखो, जब इसको क्या कहते हैं स्लाइड डाउन करना है, ठीक है, स्लाइड डाउन
से प्रिवेंट करना है, स्लाइड डाउन से प्रिवेंट करना है, तो क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है कि फ्रिक्शन ऊपर लगेगा और जी साइन थीटा नीचे लगेगा। तो कितना फोर्स एक्वायर होगा उस केस में? जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। ठीक। और जब इसको पुश करना है तो जी साइन थीटा नीचे लगेगा और फ्रिक्शन भी नीचे लगेगा, म्यू जी कॉस थीटा। तो टोटल फोर्स रिक्वायर्ड अपवर्ड कितना हो जाएगा? जी साइन थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा। ठीक है, तो जी साइन थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा पुश करने के लिए, और प्रिवेंट करने के लिए जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा लगेगा। और ये इक्वेशन हमको दी है 2। तो साइन 45 कॉस 45 बराबर होता है, तो कट जाएगा, जी जी भी कट जाएगा, सॉल्व करके म्यू इज इक्वल टू 1/3 आ जाएगा। तो आपका इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा कि जब इसको नीचे जाना होगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जब इसको नीचे जाने से प्रिवेंट करना होगा, तो फ्रिक्शन जो है आपका ऊपर लगेगा और आपका फोर्स भी ऊपर लगेगा और जी साइन थीटा नीचे लगेगा। लेकिन जब इसको ऊपर धक्का देना होगा तो फ्रिक्शन भी नीचे लगेगा, जी साइन थीटा भी नीचे ही लगेगा। तो जब आप इसको ऊपर धक्का दोगे तो जी साइन 45 प्लस म्यू जी कॉस 45 के बराबर दोगे, और जब आप इसको प्रिवेंट करोगे नीचे जाने से तो जी साइन 45 माइनस म्यू जी कॉस 45 के बराबर दो। इन दोनों का रेशियो आपको 2 दे रखा है, सिंपल सी बात है, ये इक्वेशन बनाइए, सॉल्व कर लीजिए। आगे चलते हैं। ए बॉडी ऑफ मास m इज टेकन फ्रॉम अर्थ सरफेस टू ए हाइट, एक हाइट पे ले गए इसको, फिर इसके बाद जो है क्या कहते हैं, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालनी, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो हाइट पे आप इसको ले गए, तो हाइट जो है वो 2 आर ई दी हुई है यहाँ पर, आर ई इज रेडियस ऑफ अर्थ, और सरफेस ऑफ अर्थ पे ऑब्वियसली सेंटर से जो डिस्टेंस होता है वो आर ई होता है। तो इनिशियल इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी माइनस जी एम एम ई डिवाइड बाई आर ई। ठीक है, एट द सर्फेस ऑफ अर्थ। और जब इसको आप एच इज इक्वल टू 2 आर ई पे ले गए तो सेंटर ऑफ अर्थ से आर की वैल्यू कितनी हो गई? 3 आर ई। 2 आर ई की हाइट और आर ई सरफेस तक, तो 3 आ रही, तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी हो गई? माइनस जी एम एम बाई 3 आ रही। ठीक है, फिर उसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, ये आ गया आपकी वैल्यू। लेकिन ये वैल्यू आपको जी के टर्म्स में देनी है, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर होता है, तो जी एम ई की जगह जी इंटू आर ई स्क्वायर यहाँ पे रख दीजिए, एक आर ई से आर ई कट गया, ये वैल्यू आपकी आंसर आ गई। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही। गॉट इट? फिर ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफैराड व्हेन इट्स पैरेलल प्लेट आर सेपरेटेड बाय ए एयर मीडियम, जब वो कैपेसिटर में कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं पड़ा था, एयर मीडियम था और थिकनेस डी थी बिटवीन द प्लेट्स, तो उसका कैपेसिटेंस 5 था। A slab of material of dielectric constant 1.5 have an area equal to the plate, but thickness d by 2 is inserted between the plate. तो फुल डाइलेक्ट्रिक नहीं है, कुछ पार्ट में अभी डी बाई टू वाले पार्ट में अभी भी हवा भरी हुई है, और बाकी डी बाई टू में डाइलेक्ट्रिक पड़ा हुआ है 1.5 का। कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इन द प्रेजेंस ऑफ द स्लैब विल बी, तो अब कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर कितना हो गया होगा माइक्रोफैरड में, पहले अगर वो 5 था। ठीक है, तो पार्शियल फिलिंग का फार्मूला ये आपको पता है कि सी डैश इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी माइनस टी प्लस टी बाई के। टी जो है थिकनेस है डाइलेक्ट्रिक की, और डी जो है वो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट है, और के जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। हमें दे रखा है सी की वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी की वैल्यू दे रखी है 5। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी की वैल्यू दे रखी है 5, तो यहाँ पर ए छूट गया, तो यहाँ पे मैं ए बढ़ा लेता हूँ। तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी की वैल्यू होती है 5। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, ए एप्सिलॉन नॉट ऐसे ही छोड़ देते हैं, डी माइनस टी की वैल्यू है थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब दैट इज डी बाई टू, तो डी माइनस डी बाई टू प्लस टी बाई के, तो टी इज डी बाई टू एंड के इज 3/2, तो 2 से 2 कट गया, so d minus d by 2 is d by 2 and it becomes d by 3, so d by 2 plus d by 3, एलसीएम ले लीजिए, आ जाएगा 6a एप्सिलॉन नॉट बाई 5d। लेकिन a एप्सिलॉन नॉट बाई d की वैल्यू जो है वो 5 दे रखी है, तो 5 प्लेस करेंगे, 5 5 कट गया, 6 आ गया, आंसर इसका 6 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? लेट्स गो फर्दर। If a solid sphere of mass 5 kg and a disk of mass 4 kg have same radius, एक solid sphere है 5 किलो का और disk है 4 किलो की, the ratio of the moment of inertia of the disk about a tangent in its plane,
to the moment of inertia of a sphere about its tangent will be x by 7, the value of x is, ठीक है। तो एक डिस्क है आपके पास और एक स्फीयर है, और उस डिस्क और स्फीयर का आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो अभी मैं थोड़ा सा बना देता हूं, ये आपका स्फीयर है, ठीक है। अब ये स्फीयर है और इसका आपको टेंजेंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। तो इस सेंटर के एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया, 2/5 mr² स्फीयर का, करेक्ट। मास ऑफ स्फीयर और मास ऑफ डिस्क अलग अलग है, तो ms रख लेता हूं। अब इसकी शिफ्टिंग आप r से कर देंगे, तो आपका ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया 7/5 ms r², करेक्ट। तो यही 7/5 ms r² यहाँ पे ले लिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर अबाउट इट टेंजेंट, ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद डिस्क का जो कहानी दी हुई है, वो दी हुई है कि डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है टेंजेंट इन इट्स प्लेन। तो आपकी डिस्क जो है ये ऐसे है और इस डिस्क के प्लेन में एक ऐसे टेंजेंट बनी हुई है। तो डिस्क का जो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन प्लेन होता है, ये हो जाता है mdr² by 4, mdr² by 4, ठीक है। अब इसको आपने r शिफ्ट कर दिया, तो ये हो जाएगा mdr², ठीक है, और ये हो जाएगा 5/4 पैरेलल एक्सिस थ्योरम से, ठीक है। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का लेना है mdr² 5/4, और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आपको लेना है स्फीयर का लेना है, r दोनों का सेम है। अब इन दोनों का रेशियो निकालना है, id/is कर लीजिए। id/is करेंगे तो ये आपका आ गया 5/4 mr², ठीक है, mdr² हो गया, और 7/5 msr² हो गया, r से r कट गया, ठीक है। तो आपका क्या बचा, 5/4 डिवाइड बाई 7/5 md/ms। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, 25 हो गया, ये 28 हो गया, 25/28 इंटू md/ms। md/ms की वैल्यू है तुम्हारी 4/5, 4/5। तो ये 4, ये 5, 5 से 5 कट गया, 5 बच गया, 4 से 4 कट गया, 7 बच गया। तो 5/7 हमें x/7 की वैल्यू चाहिए थी, तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी, x की वैल्यू 5 आ जाएगी। Let's move further. A train is blowing a whistle of 320 hertz approaching an observer standing on a platform at a speed of 66 मीटर पर सेकेंड। तो ट्रेन की स्पीड टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है 66 मीटर पर सेकेंड की से, और उसकी जो विसल है वो 320 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी बना रही है। अगर साउंड की स्पीड 330 है तो ऑब्जर्वर को कितनी फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी? तो ऑब्वियसली सिंपल सा डॉपलर है, सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। ये सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर का फार्मूला होता है, एफ डैश आपको निकालना है। एफ नॉट आपको दे दिया 320, वी की वेलोसिटी दे दी थी 30, डिवाइड बाई 330 माइनस 66, इसको सॉल्व करेंगे 400 हर्ट्ज आ जाएगा, ठीक है, 400 हर्ट्ज आ जाएगा, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 24, ए स्फेरिकल ड्रॉप ऑफ लिक्विड स्प्लिट इनटू 1000 आइडेंटिकल ड्रॉप्स, ठीक है। तो 1000 आइडेंटिकल ड्रॉप्स में लिक्विड जो है स्प्लिट कर दिया गया, ठीक है। इफ ui is the surface energy of the original drop and uf is the total surface energy of the resulting drops, then uf by ui की वैल्यू निकालनी है। तो आपको पता है कि भाई हमें सरफेस टेंशन इनटू सरफेस एरिया जो है वो एनर्जी होता है, सरफेस टेंशन इनटू सरफेस एरिया जो होता है वो एनर्जी होता है। तो ओरिजिनल ड्रॉप का वॉल्यूम और जो फाइनल ड्रॉप्स की वॉल्यूम बराबर होनी चाहिए। तो वॉल्यूम को इक्वेट करेंगे 4/3 पाई आर क्यूब, कैपिटल आर जो है ओरिजिनल ड्रॉप का रेडियस है और फाइनल ड्रॉप के रेडियस स्मॉल आर है। तो 1000 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब सॉल्व करेंगे, कैपिटल आर इज इक्वल टू 10 आर आ जाएगा, यानी कि जो बड़ी वाली ड्रॉप थी उसका रेडियस 10 गुना है छोटी ड्रॉप का, ठीक है। अब फिर यू एफ बाई यू आई निकालेंगे, सरफेस टेंशन बराबर ही रहेगा, लिक्विड तो चेंज नहीं हुआ, इंटू 1000 जो 1000 ड्रॉप्स है 4 पाई छोटा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी इंटू 4 पाई बड़ा आर स्क्वायर, 4 पाई टी कट जाएगा, 1000 आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर आ जाएगा। आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है 1/100, तो 1/100 यहाँ मल्टीप्लाई होगा 10 आ जाएगा। तो ये वैल्यू आपकी जो आ रही है ये 10 आ रही है, तो एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं।
A body of mass 1 kg collides head-on elastically with a stationary body of 3 kg. After collision, the small body reverses its direction of motion and moves with a velocity of 2 मीटर पर सेकंड. तो इनिशियली आपको एक बॉडी की वेलोसिटी पता है, एक बॉडी की वेलोसिटी नहीं पता है. एक बॉडी का मास पता है, दूसरी बॉडी का भी मास पता है. फाइनल वेलोसिटीज आपको एक बॉडी की पता है. ठीक है. इनिशियल वेलोसिटी जो आपको नहीं पता थी वो आपसे पूछी जा रही है. तो इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन में आपको पता है कि जो मास है वो 1 किलो और 3 किलो दिया हुआ है. इनिशियल वेलोसिटी एक की आपको 2 दे रखी है, दूसरे की आपको 0 दे रखी है. ठीक है. तो आपको आफ्टर कोलिजन द स्मॉलर बॉडी रिवर्सेड इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन. वेलोसिटी जो है वो -2 हो गई. ठीक है. तो -2 हो गई. यहाँ पर ये वेलोसिटी आपको निकालनी है. u1 वाली वेलोसिटी आपको निकालनी है. ठीक है. सो इट शुड बी ए क्वेश्चन मार्क हियर. तो u1 वाली वेलोसिटी आपको निकालनी है. मेक ए स्मॉल करेक्शन. तो u1 वाली वेलोसिटी आपको निकालनी है. तो u1 वाली वेलोसिटी आपको निकालनी है. u2 आपको 0 दे रखी है. और वेलोसिटी m1 की जो है वो u1 है इनिशियल, जो हमें नहीं पता, जो उसके बारे में हमें पूछा जा रहा है. u2 वेलोसिटी 0 है क्योंकि बॉडी रेस्ट में है. 3 किलो वाली, ये मास 1 किलो है, ये 3 किलो है. फिर उसके बाद जो वेलोसिटी है जिससे कि ये रिवर्ट बैक करेगा, वो वेलोसिटी है -2. वो वेलोसिटी है -2. सो v1 की वेलोसिटी जो का फार्मूला होता है m1 - m2 डिवाइड बाय m1 + m2 u1 + 2m2 डिवाइड बाय m1 + m2 u2. अब u2 की वैल्यू 0 है तो ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा. u1 की वेलोसिटी हमें निकालनी है, वैल्यू निकालनी है. तो u1 हमें पता है, तो u1 हमें निकालना है, सॉरी, पता नहीं है. u1 हमें निकालना है तो u1 को हम u1 रख देंगे. m1 की वैल्यू रखेंगे 1, m2 की वैल्यू रखेंगे -3, यहाँ पे रखेंगे 1, यहाँ पे 3. तो ये सॉल्व करके आ गया आपका -2 आ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर -2 से वो रिटर्न बैक कर रही है. ये हमें इन्फॉर्मेशन सवाल में दी है. तो -2 यहाँ रखी है, ये वाला -2 आ गया, माइनस से -2 कट गया, 4 आ गई. u1 की वैल्यू 4. इसके लिए ये वाला फार्मूला याद होना ज़रूरी है. ये वाला फार्मूला बच्चों को अगर याद नहीं होगा तो आप स्टक कर जाओगे. अब फिर उसके बाद आपको इसको सॉल्व करने में थोड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है. अगर फार्मूले याद हैं इलास्टिक कोलिजन के तो बहुत बढ़िया बात है. आगे चलते हैं. 2 सेल्स कनेक्टेड ए एंड बी दिया हुआ है, सर्किट बनी हुई है, लेकिन सेल जो है ना उल्टे कनेक्टेड हैं, ये ध्यान रख लीजिएगा. एक का पॉजिटिव, दूसरे का नेगेटिव एक में जुड़े हुए हैं. ठीक है. तो 2 cells are connected between points A and B as shown in the figure. सेल 1 का ईएमएफ 12 है. इंटरनल रेजिस्टेंस इसका 3 है. सेल 2 का ईएमएफ 6 है और इंटरनल रेजिस्टेंस भी उसका 6 है. एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 4 ओम का कनेक्ट कर दिए हैं ए बी के बीच में. करंट फ्लोइंग थ्रू आर इज, जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उससे कितना करंट जा रहा है ये आपको पता लगाना है. तो इक्विवेलेंट ईएमएफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरीज का निकालने का फार्मूला होता है ये E1 by R1 minus E2 by R2 डिवाइड बाई 1 by R1 plus 1 by R2. E1 E2 R1 R2 की वैल्यू आपको दी है, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, ये आ जाएगा 6 वोल्ट. कितना आ जाएगा? 6 वोल्ट. जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो पैरेलल में ऐड हो जाएंगे, तो पैरेलल में ऐड होके इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा 1/3 प्लस 1/6 इज 1/Req. तो Req की वैल्यू आ जाएगी 2 ओम. और 4 ओम का रेजिस्टेंस एक्सटर्नली आपने लगाया है. तो कुल मिला के आपकी जो सर्किट बन गई है वो कुछ इस तरीके की बन गई है कि आपने एक बैटरी लगा रखी है. ठीक है. आपने एक बैटरी लगा रखी है 6 ओम की, 6 वोल्ट की. और फिर उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू आ गई है 2 ओम. ठीक है. ये आपका इक्विवेलेंट बैटरी जो आपकी बनी है सर्किट में, वो आपकी इक्विवेलेंट बैटरी कुछ इस तरीके से बन गई है. और इसको आपने 4 ओम के अक्रॉस सीरीज में लगा रखा है. ठीक है. तो कुल रेजिस्टेंस सर्किट की कितनी हो गई? 6 हो गई. 4 इधर और 2 इधर. और 6 वोल्ट की बैटरी, यानी करंट कितना पास करेगा? 1 एम्पियर. तो 1 आंसर होना चाहिए. अब यहाँ पर है 27th क्वेश्चन. द टू लॉन्ग पैरेलल वायर्स कैरिंग ए करंट ऑफ 8 एम्पियर एंड 15 एम्पियर इन अपोजिट डायरेक्शन, एक अंदर जा रहा होगा एक बाहर जा रहा होगा, पास थ्रू प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 7 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच अदर. तो दो वायर्स हैं, उनमें से एक में 8 जा रहा है, एक में 15 जा रहा है. ठीक है. और दोनों उल्टे जा रहे हैं. 8 वाला बाहर जा रहा है और 15 वाला
अंदर जा रहा है, आप कुछ भी मान सकते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैंने माना है कि ये बाहर जा रहा है, ये जो है क्या कहते हैं अंदर जा रहा है। दोनों के बीच में 7 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। ए पॉइंट P इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बोथ ऑफ द वायर्स, तो बोथ ऑफ द वायर्स से एक पॉइंट P लिया जो कि इक्विडिस्टेंट है, सच ए वे दैट द लाइन जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स टू द पॉइंट P इज़ परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब कि ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है और ये जो लाइन है, ये आपस में परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो ये पूरा एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। सो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँगा, सो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएँगे, तो 45-45 का एंगल बन जाएगा, ठीक है? अब ये वाला एंगल अगर 90 है, ये वाले एंगल मैग्नेटिक फील्ड जो है रेडियस वेक्टर से 90 डिग्री एंगल बनाता ही है, तो ये वाले एंगल और ये वाला एंगल फिर 90 हो गया, तो ये B1 और B2 के बीच का एंगल 90 हो गया, ठीक है? B1 और B2 के बीच का एंगल 90 हो गया। सो हम ये कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले कि ये R कितना है? R कैलकुलेट करने के लिए ये वाला डिस्टेंस 7/2 होना चाहिए, ये वाला डिस्टेंस 7/2 होना चाहिए। ये एंगल 45 है, तो R/√2 इज़ 7/2। R की वैल्यू आ गई R 7/√2 सेंटीमीटर, 7/√2 सेंटीमीटर आ गई। फिर फाइनल जो फील्ड यहाँ पे निकालना है, क्योंकि ये दोनों फील्ड परपेंडिकुलर हैं आपस में, तो √(V1² + V2² हो जाएगा। आपको मालूम है म्यू नॉट I बाई 2 पाई R होता है फार्मूला इनफाइनाइट वायर का, तो म्यू नॉट 2 पाई R कॉमन आ जाएगा, I हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, ठीक है? को सॉल्व करेंगे 17 आ जाएगा ये, इट विल कम 17, तो 17 म्यू नॉट 2 पाई R हो जाएगा, तो म्यू नॉट इंटू 17, अब 2 पाई आर की जगह 7/√2, आर की जगह 7/√2, तो √2 ऊपर चला गया, 7 नीचे आ गया। सेंटीमीटर में मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻² से मल्टीप्लाई कर लो, सॉल्व करो, आंसर 68 आ गया। सॉल्व करो, आंसर 68 आ गया, ठीक है? लेट्स प्रोसीड। In a series LCR circuit connected in an AC circuit of source 220 volt and 50 hertz, the circuit contains a resistance of R 80 ohm, an inductor of inductive reactance XL 70 ohm. तो XL आपको दे दिया, R दे दिया, कैपेसिटिव विद कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है 130 ओम, ठीक है? तो पावर फैक्टर पूछ रहा है, पावर फैक्टर की वैल्यू क्या होती है? पावर फैक्टर की वैल्यू होती है cos phi इज R बाई Z। R की वैल्यू आपको दे दी 80, सीधा सीधा। Z की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लीजिए, कैसे करेंगे? 80 का स्क्वायर करेंगे और XL माइनस XC का स्क्वायर करेंगे, तो 130 माइनस 70 इज 60, तो 80 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर दैट इज रूट ओवर दैट, तो ये हो गया 100, 100 डिवाइड बाई 80, 80 डिवाइड बाई 100 इज 0.8, तो cos phi की वैल्यू आ गई 0.8, पावर फैक्टर की वैल्यू है x/10, तो x की वैल्यू आ गई 8। A nucleus disintegrates into two smaller parts which have their velocities as 3:2। तो न्यूक्लियस है जो कि रखा हुआ होगा और अपने आप ही दो स्मॉलर पार्ट्स में वो टूट गया, 3:2 उनकी वेलोसिटी का रेशियो है। तो रेशियो ऑफ देयर न्यूक्लियर साइजेस इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो आप समझ लीजिए कि एक पेरेंट न्यूक्लियस है जिसका मास नंबर a है, वो दो न्यूक्लियस में टूट गया, A1 और A2 उनके मास नंबर हैं, तो पहला तो A1 प्लस A2 इज A, कंजर्वेशन ऑफ मास की इक्वेशन, प्लस जो ये न्यूक्लियस टूटा है इसमें मोमेंटम भी कंजर्व रहा होगा, तो जो मोमेंटम अगर कंजर्व रहा है तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ये पहले पार्टिकल का मोमेंटम प्लस दूसरे पार्टिकल का मोमेंटम इज इक्वल टू 0, क्योंकि इनिशियली जो है न्यूक्लियस रेस्ट पे रहा होगा, तो न्यूक्लियस अगर रेस्ट पे रहा होगा तो इनिशियल मोमेंटम जो है 0 है, तो फाइनल मोमेंटम भी 0 रहेगा। तो जो पार्टिकल की फाइनल मोमेंटम्स हैं वो जो हैं इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में होंगी, मतलब उनका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। अगर मोमेंटम इक्वल होगा तो वेलोसिटीज के इनवर्स प्रोपोर्शन में मासेस होंगे। अगर मोमेंटम इक्वल होगा दोनों मासेस का तो वेलोसिटी के इनवर्स प्रोपोर्शन में मासेस होंगे। इसका मतलब क्या है? देखिए, अगर आपका इनिशियल मोमेंटम 0 है, फाइनल मोमेंटम है आपका m1v1, ठीक है? प्लस m2v2 आपका हो गया, तो आप ये तो बोल सकते हो ना कि m1v1 का जो मैग्नीट्यूड होगा, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा और जो m2v2 का मैग्नीट्यूड होगा, वो जो है बराबर होगा। ठीक है ना? m1v1 का जो मैग्नीट्यूड होगा और m2v2 का जो मैग्नीट्यूड होगा, वो बराबर होगा। इसका मतलब क्या है कि m1 बाई m2 जो होगा, वो हो जाएगा v2 बाई v1। करेक्ट ना? m1 बाई m2 इज v2 बाई v1, लेकिन हमारा v1 बाई v2 क्या है? 3:2,
V1/V2 क्या है? 3:2, तो A1/A2 क्या हो जाएगा? उल्टा। A1/A2 क्या हो जाएगा? उल्टा। तो वो 2:3 हो जाएगा। अगर हमारा V1/V2 3:2 है, तो M1/N2 क्या हो जाएगा? V2/V1, V2/V1 इज़ 2:3, तो 2/3, तो A1/A2 इज़ 2/3 और A1 प्लस A2 इज़ A, दोनों को सॉल्व कर लीजिए। A1 की वैल्यू आ जाएगी 2/5A, A2 की वैल्यू आ जाएगी 3/5A। तो A1 की वैल्यू आ गई 2/5A, A2 की वैल्यू आ गई 3/5A। अब फिर उसके बाद हमें मालूम है कि जो एटॉमिक नंबर है, उसके जो रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस होता है, वो एटॉमिक नंबर की पावर 3, ठीक है? या एटॉमिक नंबर कह रहा हूँ, मास नंबर की पावर 3, मास नंबर की पावर 3 के प्रोपोर्शन में होता है। तो यहाँ पर हम लोग जो रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस है, उसको हम मास नंबर की पावर 1/3 कर देंगे, ठीक है? तो ऑब्वियस सी बात है, मास नंबर की पावर 1/3 अगर हम चढ़ा देंगे, तो ऑब्वियस सी बात है हमारा यहाँ पर रेडियस आ जाएगा। तो हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 2/3 हो जाएगा, यानी 2/5 डिवाइड बाई 3/5, तो 5 कैंसिल हो गया, 2/3 की पावर 1/3। ठीक है, आ गया समझ में? ठीक है। इसके लिए आपको बस इसमें ये ध्यान में रखना पड़ेगा। देखिए, थोड़ी-सी चीज़ यहाँ पे आपको समझनी पड़ेगी कि यहाँ पर जो मास है वो कंज़र्व्ड है। आपको सवाल पढ़ के ये समझना पड़ेगा मास कंज़र्व्ड है। उसके अलावा मोमेंटम कंज़र्वेशन होने की वजह से जो वेलोसिटी का रेशियो है वो इनवर्स प्रोपोर्शन में आ चुका है विद मास प्रोपोर्शंस। तो ऑब्वियस सी बात है कि जिसकी जितनी ज़्यादा वेलोसिटी उसका मास उतना कम। तो A1/A2 इज़ 2/3, क्योंकि 3:2 दिया हुआ है। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो A1 की वैल्यू 2/5 आ जाएगी, ये 3/5 आ जाएगी। अब रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस का मास नंबर के साथ रिलेशन आपको पता है। ठीक है? तो मास नंबर का रिलेशन आपको पता है कि मास नंबर के साथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर रेज़ टू पावर 1/3 होता है। तो भाई ठीक है, तो A1/A2 रेज़ टू पावर 1/3 इज़ 2/3 रेज़ टू पावर 1/3, तो आंसर आपके सामने है, 2 हो जाएगा आंसर। ठीक है? इसमें न्यूक्लियस वाला रिलेशन भी याद रखिए कि जो रेडियस होता है न्यूक्लियस का, वो प्रोपोर्शन में होता है मास नंबर रेज़ टू पावर 1/3 के। ठीक है? तो वही जो है यहाँ पर यूज़ हो जाएगा। नेक्स्ट, एन ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए लेंस, ये लेंस है आपका, ठीक है? और इसके बगल में आपने जो है एक प्लेन मिरर लगा रखा है, ठीक है? और इन दोनों के बीच में 20 सेंटीमीटर की दूरी है, ठीक है? तो ये जो आपकी इमेज बन रही है, वो प्लेन मिरर के 5 सेंटीमीटर अंदर बन रही है। मतलब ये जो प्लेन मिरर की कहानी है, ये प्लेन मिरर जो भी ऑब्जेक्ट की इमेज बना रहा है, अब ऑब्जेक्ट क्या होगा प्लेन मिरर का? ये जो लेंस है, इसकी जो इमेज बनेगी वही इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। लेकिन हमें ये भी दे रखा है कि ये जो ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर का काम के सामने जो ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, या इसकी जो इमेज बनी हुई है, जो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, उसकी फाइनल इमेज जो प्लेन मिरर बना रहा है, वो बना रहा है 5 सेंटीमीटर इनसाइड द मिरर। ठीक है? तो हमें डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द लेंस ये फाइंड करना है। ठीक है? तो हम ये देख सकते हैं कि हमें कहा गया है कि इमेज ऑफ द प्लेन मिरर इज 5 सेंटीमीटर बिहाइंड इट। तो यहाँ पर अगर 5 सेंटीमीटर बिहाइंड इट बन रहा है, कहानी यहाँ पर है कि ये जो फाइनल इमेज प्लेन मिरर की बन रही है, ये 5 सेंटीमीटर अगर बिहाइंड बन रही है, तो इसका जो ऑब्जेक्ट रहा होगा, जो प्लेन मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, वो 5 सेंटीमीटर आगे रहा होगा। तभी तो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज ऑलवेज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर। तो ये 5 सेंटीमीटर आगे रहा होगा, तो 5 सेंटीमीटर यह रहा होगा, तो यहीं पर इस इमेज लेंस की इमेज बन रही होगी। तो लेंस की इमेज कहाँ बन रही होगी? 20 माइनस 5, 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। तो लेंस की इमेज कहाँ बन रही होगी? 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। तो ये लेंस का वी जो है, इमेज डिस्टेंस, वो 15 सेंटीमीटर आ गया। तो वी प्लस 15 हो गया। फोकल लेंथ आपको दी हुई है +10, ठीक है? तो आपको यू निकालना है, यूज़ कर लीजिए, 1/v माइनस 1/u इज़ 1/f। यू की वैल्यू आपको 30 सेंटीमीटर आ गई, आंसर 30 हो जाएगा। So I hope you have enjoyed the solution of the IIT JEE mains paper. Thank you all for joining me in this class. Thank you.